चलिए हम इस वीडियो में देखेंगे गोलीय दर्पण। ये वीडियो बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से क्विक रिवीजन के लिए बनाई जा रही है, जिससे कि जल्दी से हम पूरा सिलेबस को समाप्त कर सकें। हम लोग पिछले वीडियो एक बना चुके हैं, उसको आप लोग जाकर चैनल पर देख सकते हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे गोलीय दर्पण की। चलिए देखिए, गोलीय दर्पण क्या है। तो यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर, कांच का कोई खोखला गोला हो गेंद जैसा, इसको काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश या कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। इसको बीच में से काट दें, चाहे कहीं से भी काट दें, इसका एक टुकड़ा ले लें तो ये दो भाग में बट जाएगा। एक भाग ऐसा दिखेगा और दूसरा भाग कहीं इस तरह का दिखेगा। अगर जो इसके एक भाग पर चांदी की कलई कर दी जाए, पालिश कर दी जाए या कलई कर दी जाए, इसके एक भाग पर क्या कर दिया जाए, पालिश या कलई कर दी जाए, तो ये बनने वाला दर्पण गोलीय दर्पण कहलाएगा। ठीक है, यह दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहते हैं और उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। केव मतलब गुफा होता है, इससे ध्यान रखेंगे, और अवतल मतलब होता है धंसा हुआ। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ हो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ यानी कि जिसमें हम अपना चेहरा या किसी वस्तु को देख पाते हैं वो धंसा हुआ हो, तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे देखेंगे तो इसमें हमें जो अंदर के तरफ है ये धंसा हुआ है, उठे हुए भाग पर हम क्या किए हैं, कलई किए हैं। तो जो ये दर्पण हमको मिला है गोलीय दर्पण, ये किस प्रकार का दर्पण है, तो अवतल दर्पण है। किस प्रकार का है, अवतल दर्पण। परिभाषा देखेंगे अवतल दर्पण का, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हो, यानी कि जो रंगा हुआ पृष्ठ है वो उठा हो और जो रंगा हुआ नहीं है वो धंसा हुआ हो, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं क्योंकि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को यह सिकोड़ता है या इकट्ठा करता है। इसमें ध्यान देंगे, ये जो अवतल दर्पण होता है ये अनंत से आने वाली प्रकाश किरण को एक जगह इकट्ठा कर देता है, सिकोड़ता है या इकट्ठा करता है। इसलिए इस दर्पण को क्या कहते हैं, हम अभिसारी दर्पण या कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। बात किया जाए उत्तल दर्पण की, तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, यानी कि जो देखने वाला पृष्ठ है वो उभरा हुआ हो और धंसा हुआ पृष्ठ कलई या पालिश किया गया हो, उस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे कि ये हमारा दूसरा वाला दर्पण है, ये किस प्रकार का दर्पण है, तो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ठीक है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं क्योंकि अपसारी या डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं क्योंकि यह अनंत से आने वाली प्रकाश किरण को फैला देता है। ये अनंत से आने वाली प्रकाश किरण को क्या करता है, फैलाता है। इस भांति ये कार्य करता है, यानी कि प्रकाश को फैलाने वाला दर्पण कौन सा है, तो उत्तल दर्पण है। ऐसे क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण या डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। प्रकाश को इकट्ठा करने वाला कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। इस दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण या कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा
दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। पहला है वक्रता केंद्र। इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। यह क्या होता है, तो यह जो हो दर्पण है, जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे कि गोलीय दर्पण हम लोगों ने दो प्रकार का पढ़ा। एक पढ़ा अवतल दर्पण, ये है आपका अवतल दर्पण, और एक पढ़ा हम लोगों ने उत्तल दर्पण। ठीक है, तो इसकी परिभाषा ये है वक्रता केंद्र की, कि वक्रता केंद्र उसे कहते हैं जो दर्पण है ये जिस गोले से ये बना हुआ है उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे हम C से दर्शाते हैं। तो इस गोले का केंद्र, ये जो गोलीय दर्पण है, जिस गोले का भाग होते हैं उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ये है आपका वक्रता केंद्र, इधर ये भी है वक्रता केंद्र। दूसरा बात किया जाए वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो जो गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, जिस गोले का ये भाग होते हैं उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी कि इस वक्रता केंद्र से इसके पृष्ठ तक की दूरी हमारी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे दर्पण का ध्रुव। दर्पण के ध्रुव को हम P से प्रदर्शित करते हैं, और यह क्या होता है, तो परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु होता है। दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, जितने भाग से परावर्तन की घटना घटेगी उसके मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इस दर्पण का मध्य बिंदु कहाँ है, तो यहाँ पर, ये क्या कहलाएगा, दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। उसके बाद बात किया जाए मुख्य अक्ष की, तो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र व ध्रुव को मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है, यह है मुख्य अक्ष। अगला बात किया जाए मुख्य फोकस। मुख्य फोकस को हम F से प्रदर्शित करते हैं। इसका परिभाषा क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें। अब देखिए, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, मिलेंगी किस में, अवतल दर्पण में। क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण मोड़कर एक ही जगह इकट्ठा कर देता है, जबकि उत्तल दर्पण क्या कर देता है, फैला देता है। तो अवतल दर्पण में बात किया जाएगा तो ये एक जगह इकट्ठा करेगा तो मिलेंगी, जबकि उत्तल दर्पण इसको एक दूसरे से फैला देता है। यानी कि ये आपस में कहीं मिलेंगी नहीं, लगेगा कि पीछे से मिलकर आ रही हैं, यानी कि मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो इस तरीके से हम मुख्य फोकस की दो परिभाषा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अवतल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए, वह
अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। देखिए ये आपका अवतल दर्पण है, ये दर्पण अवतल दर्पण है। इस मुख्य अक्ष के समानांतर हम लोगों ने किरण को भेजा है और ये आकर इस बिंदु पर क्या कर रही हैं, मिल रही हैं। तो ये बिंदु क्या कहलाता है, आपका फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। इसी प्रकार बात किया जाए उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें भेजने पर यह इसको क्या करेगा, फैला देगा। इसको क्या करेगा, फैलाएगा। लेकिन अगर जो हम बात करें कि इसको जब हम दूर से देखेंगे तो ये लगेगा कि कहीं पीछे से मिलकर ये किरणें आ रही होंगी, कहीं पीछे से मिलकर ये किरणें क्या कर रही होंगी, आ रही होंगी। तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस को हम F से दर्शाते हैं। उत्तल दर्पण के लिए मुख्य फोकस की परिभाषा देख लेंगे। मुख्य फोकस के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। बात किया जाए फोकस दूरी की, किसकी, फोकस दूरी की, तो फोकस दूरी क्या कहलाता है कि किसी दर्पण के ध्रुव से यानी कि यहाँ से ध्रुव से किसी दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। किसी दर्पण के ध्रुव से यानी कि P से F के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। बात किया जाए वस्तु की दूरी, दर्पण हम किसी भी वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, दर्पण का प्रयोग करते हैं। दर्पण के सामने हम क्या करेंगे, वस्तु को रखेंगे। इस वस्तु की ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से दूरी वस्तु की दूरी कहलाएगी। इसे हम u से प्रदर्शित करेंगे। और बात किया जाए प्रतिबिंब की दूरी, तो इस दर्पण द्वारा इस वस्तु का कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनाया जाएगा। उस प्रतिबिंब की इस दर्पण के ध्रुव से दूरी प्रतिबिंब की दूरी कहलाती है। इसे हम v से प्रदर्शित करते हैं। टॉपिक है गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम। गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम, ये केवल नियम जो है गोलीय दर्पण के लिए नहीं है। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, चाहे उत्तल दर्पण हो, कोई भी दर्पण हो, कोई दिक्कत नहीं। सभी दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम लगते हैं। देखिए गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम हैं, लेकिन प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको 2 नियम की आवश्यकता होती है। आपको आगे जब प्रतिबिंब बनाया जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि 2 नियम से कैसे प्रतिबिंब बन जाते हैं। तो इसके लिए हम जानते हैं कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए 3 नियम हैं, लेकिन इसमें से केवल 2 ही नियम हम एक बार में अप्लाई कर पाएंगे। कहीं कहीं एक नियम नहीं लग पाता, इसलिए दूसरा ऑप्शन रखा गया है। तो इसमें से गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब बनाने के लिए 3 नियम है, जिसमें से पहला नियम, दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, जो भी गोलीय दर्पण है उसके मुख्य अक्ष के समानांतर अगर जो हम प्रकाश किरण को भेज रहे हैं, जैसे ये आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समानांतर अगर जो हम प्रकाश किरण को भेज रहे हैं, किसमें, अवतल दर्पण में चाहे उत्तल दर्पण में, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण को भेज रहे हैं, तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। किससे होकर गुजरेगा, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। लेकिन ध्यान दें कि इसमें जब
हम उत्तल दर्पण में, ये तो अवतल दर्पण में प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरा, लेकिन उत्तल दर्पण की बात किया जाए, उत्तल दर्पण की बात किया जाए तो उत्तल दर्पण में ये प्रकाश किरण फोकस पर जा नहीं पाएगी, इसलिए हम इसको लिखें कि मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। ये जो प्रकाश किरण है हमको लगेगा कि किधर से आ रही है, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि पीछे कलई किया गया है तो प्रकाश किरण अंदर नहीं जा पाएगा। अब प्रतिबिंब बनाने का द्वितीय नियम क्या है? तो द्वितीय नियम इसी का सेम उल्टा है कि समानांतर प्रकाश किरण गई है तो मुख्य फोकस से होकर गुजरी है, तो अब क्या होगी, मुख्य फोकस से जाएगी तो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। देखिए दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण किसके लिए, तो अवतल दर्पण के लिए। दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। बात किया जाए उत्तल दर्पण में तो दर्पण के मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य फोकस पर ये जा नहीं पाएगी प्रकाश किरण, इसको लगेगा कि इधर क्या हो रही है, आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर चुके हैं, उत्तल दर्पण में कलई कर चुके हैं तो उधर जा नहीं पाएगी, लगेगा कि मुख्य फोकस की ओर आ रही है। आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। तीसरा नियम कहता है कि यदि दर्पण के वक्रता केंद्र से हम क्या भेजें, प्रकाश किरण को भेजें, दर्पण के वक्रता केंद्र से हम प्रकाश किरण को भेजते हैं तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, उसी मार्ग से क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। अब देखेंगे उत्तल दर्पण में हम वक्रता केंद्र पर प्रकाश किरण को नहीं भेज पाएंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे कि वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें पुनः वापस उसी मार्ग में लौट जाती है। इस बात को लिखेंगे। तो आइए इसको फिर से एक बार समराइज करते हैं, समराइज तरीके से। तो समराइज कैसे करेंगे, प्रथम नियम कहता है कि समानांतर जाने वाली प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी या फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होगी। दूसरा नियम इसी का उल्टा कहता है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। या फिर उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तृतीय नियम कहता है कि यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है तो वह अपने मार्ग में वापस लौट जाता है। यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर जा रहा है तो वह अपने मार्ग में वापस लौट जाता है। अगला टॉपिक है हमारा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। हमारा जब पहली वस्तु की स्थिति, हम लोग जब वस्तु रखते हैं तो दर्पण के सामने तो प्रतिबिंब बनता है, तो हम पहली वस्तु की स्थिति कहाँ लिए हैं, अनंत पर। अनंत पर हम वस्तु को रख दिए। हम जानते हैं कि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, तो इसको क्या भेजते हैं, इस वस्तु से, वस्तु ए बी से आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर भेज दिए, एक भेज दिए। कम से कम दो हम लोगों को नियम लगाना है। पहले नियम को समझ लेते हैं, प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़े थे कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश किरणें फोकस से होकर गुजरती है और फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। यह हमारे पास पहला और दूसरा नियम था। तीसरा नियम ये था कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें फिर उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो ये हमारे पास तीन नियम है। तीन नियम में से हम दो नियम कोई भी लगाएंगे
तो इसमें क्या है, पहला नियम ये है कि हम इसमें प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समानांतर भेजते हैं। और मुख्य अक्ष के समानांतर भेजे हैं जब प्रकाश किरण को, तो ये कहाँ से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से, जब मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण को भेजे हैं तो ये फोकस से होकर जाएगी, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरा भेजते हैं मुख्य अक्ष के समानांतर ही, लेकिन इसमें क्या होगा, ये भी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी। देखेंगे परावर्तन के पश्चात ये दोनों प्रकाश किरणें हमें मुख्य फोकस पर ही मिली। परावर्तन के पश्चात दोनों प्रकाश किरणें हमें कहाँ मिली, मुख्य फोकस पर। ये जो मुख्य फोकस पर दोनों प्रकाश किरणें मिली, यही हमारा क्या होगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब होगा, वस्तु का प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब का ये नाम क्या होगा, वस्तु का नाम हम ए और बी रखे हैं, तो प्रतिबिंब का नाम रखेंगे ए डैश बी डैश। देखेंगे इसके निचले हिस्से से जाने वाली प्रकाश किरण ऊपर की तरफ जा रही है, जबकि ऊपर वाले हिस्से से जाने वाली प्रकाश किरण नीचे की तरफ आ रही है। यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब बना है ये कैसा है, तो उल्टा है। कैसा है, उल्टा है। उसके बाद से कैसा है, ये दोनों किरणें आपस में वास्तव में काटी हैं तो वास्तविक है, और क्या है, उल्टा है। उसके बाद से प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, तो मुख्य फोकस पर। उसके बाद देखेंगे ये मुख्य फोकस पर है और इस मुख्य अक्ष से इसकी दूरी कितनी है, तो मुख्य अक्ष से इसकी दूरी कुछ भी नहीं है। यानी कि प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा है, या इसे कह सकते हैं बिंदुनुमा है। कैसा है, तो बिंदुनुमा है। चलिए अगला देखेंगे, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। यानी कि वस्तु यहाँ पर क्या है, अनंत पर स्थित है। अब अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हम वस्तु को रखेंगे, तो यहाँ पर रखते हैं, इसका नाम हो जाएगा ए बी। इससे जाने वाली प्रकाश किरण हम भेजते हैं, इससे जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर भेजते हैं, तो ये किधर से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। यदि हम इससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से भेजें, तो ये पुनः वापस उसी मार्ग में लौट जाएगी। अब ये दोनों किरण एक दूसरे को कहाँ काटी हैं, तो यहाँ पर। कहाँ से चली हैं, तो ए बिंदु से। ए बिंदु हमें यहाँ मिल जाएगा, बी बिंदु इसी रेखा पे मिलेगा, तो बी बिंदु। तो हम देख पा रहे हैं कि ए बिंदु जो मुख्य अक्ष है उससे नीचे मिला हुआ है और बी बिंदु मुख्य अक्ष पर मिला हुआ है। तो हम करेंगे ए डैश बी डैश। अब इसमें देखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ मिला हुआ है, तो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, तो मुख्य फोकस व वक्रता केंद्र के बीच। है। इसकी प्रकृति क्या है, तो ये दोनों प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे से वास्तव में काटी हैं, काटती हुई प्रतीत नहीं हो रही है। तो इसकी प्रकृति है वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा बना है,
तो इसमें ए ऊपर की तरफ है, इसमें ए नीचे की तरफ है, तो वास्तविक उल्टा। उसके बाद आकार में देखेंगे तो ये जो वस्तु है ये बड़ा है और प्रतिबिंब क्या है, छोटा है, तो आकार क्या हो जाएगा, छोटा, या ऐसे लिख सकते हैं वस्तु से छोटा। अगली स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। हमारे पास वक्रता केंद्र ये है दर्पण का। जब यहाँ पर वस्तु स्थित होगा तो हम इसका नाम लिख लेते हैं ए बी। तो हम इससे कितनी प्रकाश किरणें भेजना है, तो 2 प्रकाश किरणें भेजना है। पहला भेज सकते हैं इस मुख्य अक्ष के समानांतर, जो कि फोकस से होकर गुजरेगी, और दूसरी किरण हम इसके वक्रता केंद्र से नहीं भेज पाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने तीसरा भी नियम, मतलब 3 नियम पढ़े हैं कि 3 नियमों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें से हम कोई 2 नियम उपयोग करते हैं। तो एक दूसरी की प्रकाश किरण हम भेजेंगे फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से भेजेंगे, तो फोकस से भेजेंगे। फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण क्या हो जाती है, परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, ये समानांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो हमें जो प्रतिबिंब मिलेगा ये यहाँ पर मिलेगा, ऐसे प्रतिबिंब मिल रहा है यहाँ पर। इसको ध्यान रखेंगे, इसको मिला लिया करेंगे, क्योंकि प्रतिबिंब जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही मिलता है। अब ध्यान दें कि ये जो ए पॉइंट है ये कहाँ मिल रहा है, तो ये दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ पर काट रही हैं, तो नीचे काट रही हैं। तो ए डैश नीचे मिल रहा है और बी डैश यहाँ पर। वस्तु क्या है, तो उल्टा है। वस्तु की स्थिति की बात किया जाए तो वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर, प्रकृति की बात किया जाए तो दोनों प्रकाश किरणें वास्तव में काटती हैं, तो वास्तविक। उसके बाद उल्टा। आकार देखेंगे तो दोनों का समान है, तो वस्तु के बराबर। ठीक है। अगला देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र C व मुख्य फोकस F के बीच स्थित हो। जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र C व F के बीच स्थित हो। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच। यहाँ से प्रकाश किरण को कैसे कैसे भेज सकते हैं, तो पहला भेज सकते हैं मुख्य अक्ष के समानांतर। तो मुख्य अक्ष के समानांतर भेजेंगे तो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर भेज रहे हैं, तो ये प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। उसके बाद से बात किया जाए कि इस प्रकाश किरण को जब मुख्य फोकस से भेजते हैं तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी तो हमें प्रतिबिंब मिलेगा। तो प्रतिबिंब का नाम लिख लेते हैं। ये ए है तो ए पॉइंट से यहाँ पर ए डैश मिलेगा। ये बी है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, बी डैश। इसमें पाएंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति हमको कहाँ मिल रही है, तो सी व अनंत के बीच, यानी कि वक्रता केंद्र व अनंत के बीच। केंद्र व अनंत के बीच। प्रकृति की बात किया जाए तो ये वास्तविक है, क्योंकि प्रकाश किरणें वास्तव में काटी हैं। अगला बात किया जाए कि ये कैसा है, तो वस्तु से आकार में बड़ा है। तो वस्तु से
बड़ा। उसके बाद से देखा जाए तो ये वास्तविक है और उल्टा भी है, तो उल्टा। अगला वस्तु की स्थिति है जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। जब वस्तु कहाँ स्थित हो? फोकस पे। तो जब वस्तु को कहाँ स्थित किए हैं? फोकस पे। तो हम पाएंगे कि इससे हम क्या भेज सकते हैं? तो समानांतर प्रकाश किरण भेज सकते हैं, जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर होकर जाएगी। मुख्य अक्ष के समानांतर होकर जाएगी। तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। उसके बाद से कहाँ भेज सकते हैं? तो अब हमारे पास फोकस से भेजने के लिए कोई उपाय नहीं है किरण को, तो अब हम कहाँ भेज पाएंगे? वक्रता केंद्र से होता हुआ, वक्रता केंद्र से होता हुआ प्रकाश किरण को हम भेज पाएंगे। तो वक्रता केंद्र से होते हुए प्रकाश किरण को भेजते हैं। तो ये यहाँ से भेजे तो लगेगा कि ये कहाँ से आ रही है? वक्रता केंद्र से आ रही है, वक्रता केंद्र से आ रही है। तो यहाँ से वक्रता केंद्र से आती हुई प्रकाश किरणें फिर उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो हम पाएंगे कि जब ये प्रकाश किरण उसी मार्ग में वापस लौट रही है तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जा रहे हैं? समानांतर हो जा रहे हैं। प्रकाश किरण गई और वापस लौटी, तो ये दोनों प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात समानांतर हो गई। अब समानांतर हो गई तो ये जाकर कहीं काटेगी नहीं। तो हम मानते हैं कि ये जो प्रकाश किरण है जाकर अनंत पर काटती है। कहाँ पर काटती है? अनंत पर काटती है। तो ये प्रकाश किरण जाकर कहीं ना कहीं काटेगी। तो हम मानते हैं कि जाकर अनंत पर काटेगी। इसलिए हम कहेंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? अनंत पर होगी। प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर। प्रकृति की बात किया जाए तो ये जाकर काटेगी, तो वास्तव में काटेगी, तो प्रकृति जो होगी वास्तविक होगी। उसके बाद से उल्टी होगी। प्रतिबिंब क्या होगा? उल्टा। आकार क्या होगा? वस्तु से बहुत बड़ा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है। एक लास्ट है अवतल दर्पण का। जब वस्तु मुख्य फोकस F व ध्रुव के बीच, ध्रुव P के बीच स्थित हो। जब वस्तु कहाँ स्थित हो? मुख्य फोकस F व ध्रुव के बीच। तो यहाँ पर हम वस्तु को स्थित करा देते हैं। अब यहाँ से क्या कर पाएंगे कि हम मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण को भेज सकते हैं। तो मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण को भेजते हैं तो ये प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। जब मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण को भेजते हैं तो ये कहाँ से गुजरती है? मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र की तरफ से, तो वक्रता केंद्र से मानते हैं कि ये वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण को क्या किए हैं? भेजे हैं। देखिए भेजेंगे तो ये अपने मार्ग में वापस लौट जाएगी, अपने मार्ग में वापस लौट जाएगी। देखेंगे तो परावर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें फैल रही हैं। यहाँ पे था तो पैरेलल हो रही थी, तो माने कि कहीं जाकर काटेंगी, लेकिन फैलती हुई किरणें कभी भी आगे जाकर नहीं काटेंगे। तो हम इस बात को मानेंगे कि ये प्रकाश किरणें आगे से कहीं न कहीं मिलकर आ रही होंगे। हमको जब पीछे से देखेंगे तो हमको लगेगा कि ये प्रकाश किरणें कहीं न कहीं आगे से मिलकर आ रही हैं। तो मिलकर आ रही हैं ऐसा प्रतीत होगा, लेकिन ये प्रकाश किरण कहीं से मिलकर आ नहीं रही हैं, क्योंकि दर्पण के पीछे प्रकाश किरण जा ही नहीं सकती। इस स्थिति में हम इसमें माने हैं कि ये मिलकर आ रही हैं, तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा? ये आभासी बनेगा, क्योंकि हम इसको आभास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आभास। वस्तु का नाम लिखते हैं A B
अब देखिए ए वाला पॉइंट हमको ऊपर ही ए मिलेगा और बी वाला पॉइंट नीचे मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? वस्तु की स्थिति कहाँ है? फोकस व पोल के बीच। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? दर्पण के पीछे। तो प्रतिबिंब की स्थिति लिखते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे। प्रकृति कैसी होगी? तो आभासी होगा, क्योंकि हम आभास कर रहे हैं। और क्या होगा? प्रतिबिंब सीधा बना है, सीधा। आकार क्या होगा? तो वस्तु छोटा है, प्रतिबिंब बड़ा बना है, तो वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये रहा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण से कितने स्थितियों में प्रतिबिंब बन सकता है? तो 6 स्थितियों में बन सकता है। फिर से इसको देख लेते हैं। 6 स्थितियों में बन सकता है। पहला, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब हमारा मुख्य फोकस पर उल्टा वास्तविक बहुत छोटा बिंदुनुमा बनता है। जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र पर होता है तो प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस व वक्रता केंद्र के बीच होती है। प्रकृति इसकी वास्तविक और उल्टा होती है, वस्तु से छोटा होता है प्रतिबिंब। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है तो इस स्थिति में स्थिति भी प्रतिबिंब की वक्रता केंद्र पर होती है, वास्तविक होता है और उल्टा प्रतिबिंब होता है और वस्तु के बराबर होता है। देखेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बन रहा है और वस्तु के बराबर बन रहा है। अगली चीज, जब वस्तु कहाँ हो? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस पर हो। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस पर होती है तो प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र व अनंत के बीच बनती है। या इसी बात को कभी कभी लिखता है कि वक्रता केंद्र से परे, यानी कि वक्रता केंद्र के पीछे बनता है। प्रकृति की बात किया जाए प्रतिबिंब की तो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। जब वस्तु कहाँ हो? फोकस पर स्थित हो तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर होती है। जब वस्तु कहाँ हो? फोकस पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होती है? अनंत पर। उसके बाद से वास्तविक और उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा होता है। जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच स्थित होता है तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे। प्रकृति इसकी आभासी और सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। एक बात ध्यान देंगे कि जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है, जब वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। इससे रिलेट कर लेंगे, यानी कि जब वस्तु फोकस पर होगा प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, जब वस्तु अनंत पर होगा वस्तु फोकस पर बनेगा। एक और चीज़ ध्यान देंगे, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है, जबकि जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित है तो प्रतिबिंब जो बन रहा है वक्रता केंद्र व अनंत के बीच बन रहा है। इसको भी ध्यान देंगे। और ये हुआ बीच वाला पॉइंट। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र पर बन रहा है। अगला टॉपिक है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। जब हम वस्तु को कहाँ रखते हैं? अनंत पर। जब हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो इससे हम समानांतर प्रकाश किरण ही भेजेंगे और हम जानते हैं कि जब प्रकाश किरण समानांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये क्या प्रतीत होगा? कि फोकस से परावर्तन के पश्चात किरण आ रही है। यहाँ से भी अगर समानांतर भेजते हैं तो ये हमको प्रतीत होगा कि कहाँ से प्रकाश किरण परावर्तित होकर आ रही है? तो फोकस से आ रही है। तो हम देखेंगे तो ये जो ए और बी वस्तु है, वस्तु ए व बी है, इससे आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात एक दूसरे से दूर भाग रही है और ये इसको अगर जो सामने से देखें तो ये कहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी? तो फोकस पे। कहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी? फोकस पे। तो इस प्रकार ये वास्तव में प्रकाश किरण नहीं मिल रही है,
ये हमें क्या हो रही है, मिलती हुई नज़र आ रही है। इसलिए हम इस प्रतिबिंब की स्थिति को लिखेंगे कहाँ पर, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, फोकस पर, मुख्य फोकस पर। प्रकृति कैसा होगा, तो आभासी होगा। आभास कर रहे हैं कि प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, क्योंकि ये प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात एक दूसरे से काटेगी कभी नहीं, आभासी होगा। उसके बाद से आभासी होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, तो देखिए जो प्रकाश किरण ऊपर से भेजे हैं वो परावर्तन के पश्चात ऊपर चली गई है, प्रकाश किरण जो नीचे से भेजे हैं परावर्तन के पश्चात नीचे चली आई है। तो जो प्रतिबिंब का जो स्थिति प्रकृति हो गया वो आभासी होगा और सीधा होगा, यानी कि ए ऊपर ही रहेगा ए डैश और बी डैश नीचे रहेगा, यानी कि प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी और सीधा होगा। आकार कैसा होगा, तो आकार बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा। अगली स्थिति है जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच स्थित हो, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत व ध्रुव के बीच स्थित हो। तो देखेंगे यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हम प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समानांतर भेजते हैं, तो ये मुख्य फोकस से आता हुआ क्या होगा, प्रतीत होगा परावर्तन के पश्चात। उसके बाद क्या करेंगे, मुख्य फोकस की तरफ भेजेंगे, तो मुख्य फोकस की तरफ प्रकाश किरण को भेजने पर ये क्या हो जाता है, परावर्तन के पश्चात समानांतर हो जाता है। परावर्तन के पश्चात क्या हो जाता है, समानांतर। तो हम मुख्य फोकस की तरफ भेजे हैं, ये परावर्तन के पश्चात समानांतर हो गया है। तो इसके परावर्तित किरण को जब हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये एक दूसरे को यहाँ पर काटती हैं, यानी कि ए बिंदु जो होगा हमें यहाँ मिलेगा और इसके नीचे लंबवत कहाँ, बी बिंदु मिलेगा। तो ये हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति हमें कहाँ मिली है, तो प्रतिबिंब की स्थिति मिली है ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच। उसके बाद से प्रकृति इसकी कैसी है, तो प्रकृति है ये किरणें हम लोगों वास्तव में नहीं काट रही है, क्या हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो आभासी है। और क्या है, वस्तु कैसा है, प्रतिबिंब कैसा है, तो सीधा है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे सीधा है। उसके बाद से इसका आकार कैसा है, तो वस्तु बड़ा है और प्रतिबिंब क्या है, छोटा है, प्रतिबिंब छोटा है। तो इस वीडियो में बस यहीं तक, वीडियो में देखा जाएगा। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो और यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।